व्यक्तिगत बात रखते हैं। तो सरोज स्मृति के अंतर्गत उन्होंने अपनी बात को हमारे सामने रखा, अपनी व्यक्ति की बात रखी, जहाँ पर आप जानते हैं कि रीतकाल के अंतर्गत चाहे कृष्ण और राधा को लेकर के बात करते थे या सहारा लेते थे, लेकिन छायावाद के अंदर आते आते व्यक्ति अपनी बात करने लगा। और उसी के अंतर्गत आप लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने भी उनकी कविता जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। यहाँ पथिक सीधे सीधे देख रहे हैं। इस वैयक्तिकता को आप राजनीति के नाम से जान सकते हैं, दर्शन और कविता के एक व्यक्तिवार की संज्ञा भी आप उसे मान सकते हैं। तो यह जो अपनी बात है, अपनी व्यक्तिवादता है, तो इन आलोचनाओं के अंतर्गत, इनकी रचनाओं के अंतर्गत एक मुख्य विषय बताया। और इन विषय के अंतर्गत जो है बहुत सारे विद्वानों ने इस आलोचनाओं के अंदर बात की। रहस्यवाद की बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने निराला, पंत, महादेवी वर्मा और जो है जयशंकर प्रसाद की कविताओं के अंतर्गत उन्होंने अपनी ये बात रखी। रहस्यवाद को लेकर के महादेवी वर्मा की खूब चर्चा की गई। समालोचकों ने, आलोचकों ने बहुत इसमें बात की। जैसे रहस्यवाद को आप देखिए महादेवी वर्मा की कविता में, मैं अनंत पथ में लिखती जो सस्मित सपनों की बातें, उनको कभी न धो पाएंगी अपने आंसू से रातें, कैसे कहती हो सपना है अले उस मूक मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू उनके हास। या फिर उनकी दूसरी कविता, रजत रश्मियों की छाया में धूमिल घन सा वह आता। ये जो वह है ये कहीं न कहीं रहस्यात्मकता को प्रसिद्ध करता है। तो जयशंकर प्रसाद को देखें, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। तो ये जो कविता है, इस कविताओं के माध्यम से कवियों ने अपने आप को रखा, अपने रहस्य को, जिसे आप एक आध्यात्मिकवाद भी कह सकते हैं, गोपनीयता भी कह सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में मिस्टिसिज्म भी कह सकते हैं, इसे रखा। छायावादी कवियों में रामनरेश त्रिपाठी का भी आप नाम ले सकते हैं। और छायावाद की एक तीसरी विशेषता प्रकृति चित्रण को आप देख सकते हैं, जिसमें रामनरेश त्रिपाठी की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध कविता पथिक को हम उसका उदाहरण बना के बात करेंगे। पथिक अपनी प्रियता से कहता है, जाना नहीं चाहता हूँ मैं क्षण भर को भी जग में, चलता रहूँ यही इच्छा है सदा प्रेम के मग में, ये इच्छा है नदी और नालों का भेष धरूंगा, गाता हुआ गीत मस्ती से पर्वत से उतरूंगा, यह इच्छा है वन सुगंध फूलों के बीच बसूंगा, यह इच्छा है कुंज कुंज में वायु बना विचरूंगा। जहाँ रीतिवाद के अंतर्गत, रीतकाल के अंतर्गत व्यक्ति प्रेम या पेड़ फूलों के अंतर्गत ही या एक नायक नायिका तक ही सीमित होता था, यहाँ जो प्रेम है एक उदात्त भावना के साथ, एक मुक्तता के साथ, मुक्त प्रेम का चित्रण आप छायावाद के अंतर्गत देख सकते हैं। छायावाद के अंतर्गत ही प्रकृति का चित्रण आप निराला जी की संध्या सुंदरी में देख सकते हैं। अलसता की सी लता सखी नीरवता के कंधे पर डाले वहाँ, झांसी अंबर पथ से चली हेर प्यारे। और इसी तरह से उनकी दूसरी बहुत बड़ी प्रसिद्ध कविता जूही की कली, हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुखी हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग मधुर स्नेह के में प्रखर तर, बरस गए रस निर्झर झरझर उगा अमर अंकुर डर भीतर, संस्कृत भीत भगी। जूही की कली की जब भी छायावाद के अंदर चर्चा की जाएगी तो एक प्रसिद्ध कविता के रूप में की जाएगी। नामर सिंह ने छायावाद के अंतर्गत या फिर सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद एक पुनर्विचार के ऊपर इसकी बहुत सारी व्याख्याएं की हैं। इसके अलावा नामर सिंह छायावाद के अंतर्गत कामायनी के ऊपर पूरी समीक्षा करते हैं। इसके अलावा हरिऔध जी, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक की कविताओं के मापदंडों को लेकर छायावाद को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। नामर सिंह जी निराला की तुलसीदास और संध्या सुंदरी, राम की शक्ति पूजा, तो पंत की पल्लव और उच्छ्वास कविताओं की चर्चा करते हैं। चौथा एक विशेषण जो छायावाद का है, नारी का चित्रण, वो आपको यहाँ माता के स्वरूप में, प्रेमिका के स्वरूप में आपको खूब दिखाई देगा। और इसके अंतर्गत बहुत सारे स्त्री के पात्र, एक सहचरी के प्राप्त, एक पत्नी के रूप में, एक मित्र के रूप में आपके सामने दिखाई देगी। नारी का चित्रण आप देखें तुलसीदास के अंतर्गत, तुलसीदास जो है
आप जानते हैं कि निराला जी की एक प्रसिद्ध कविता है, उसकी जो रत्नावली है उसका एक कथन है, जागी जोगनी अरुण लगन, वह खड़ी शीर्ण प्रिय भाव मगन की निरूपता। या फिर देखा शारदा नील बसना, है सम्मुख स्वयं श्रेष्ठ रसना, जीवन समीर सुच निस्वप्ना बरदायत्री। पंत जी कहते हैं, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। ये अपनी प्रेमिका के प्रति जो भाव है, जो प्रकट है, वो हमारे सामने वो लाते हैं। छायावाद नाम की पुस्तक में नामर सिंह राष्ट्रीयता की भावना को भी देखते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त का एक प्रसिद्ध गीत की बात करते हैं और उसका उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। निराला की कविता जागो फिर एक बार का एक उदाहरण जो है देते हैं और कहते हैं कि जो छायावादी कवि हैं, मात्र प्रकृति के कवि नहीं हैं, रहस्यवादिता के कवि नहीं हैं या आध्यात्मिकवादी नहीं है, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की बात की है। और आप जानते हैं कि यह 1920 से 1936 का जो दौर है, एक स्वतंत्रता का दौर है और इस स्वतंत्रता के अंतर्गत ही जो है जब वो कविताएं लिख रहे हैं तो राष्ट्रीय भावना का आना एक स्वाभाविक बात होगी। एक देखिए, जागो फिर एक बार के अंतर्गत एक उदाहरण देखें। शेरों की मांद में आया है आज श्यार, जागो फिर एक बार, मुक्त हो सदाई तुम, बाधा विहीन बंद छंद ज्यों, तुम हो महान, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, हे नश्वर हे दीन भाव। तो इस तरह से जो छायावाद की कविताओं के अंतर्गत जो आती हैं और इन कविताओं को लेकर जो हमारे आलोचक आते हैं और इस आलोचना के अंतर्गत जो कविताएं आती हैं और इन कविताओं को एक नए सभी प्रारूपों को लेकर हमारे जिन आलोचकों ने जो बात की, इनका एक माध्यम बनाया। छायावादी आलोचकों में मैं सबसे पहले जो बात करूंगा या जिनकी बात कहना चाहूँगा आपके सामने, सब लोग रामविलास शर्मा की बात करते हैं, सब लोग जो है बड़े बड़े आलोचकों की बात करते हैं, नामर सिंह की बात करते हैं, लेकिन छायावादी आलोचकों में जो सबसे पहला नाम लेना चाहिए तो निराला जी का लेना चाहिए, सुमित्रानंदन पंत का लेना चाहिए, महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद। ये जो चारों कवि हैं, इन चारों कवियों ने अपनी छायावाद के अंदर कविता लिखी और अपनी कविताओं से संबंधित आलोचना को भी हमारे सामने प्रस्तुत किया। जैसे निराला जी की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है प्रबंध प्रतिमा के अंतर्गत उन्होंने पूरे छायावाद को किस तरह से एक सामने हमारे रखा, या प्रबंध पद्म हो या चाबुक संग्रह हो, उनके अंदर छायावाद को वो प्रस्तुत करते हैं। सुमित्रानंदन पंत की तो बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, उनका नाम ही है छायावाद एक पुनर्मूल्यांकन, के अंतर्गत छायावादी मापदंडों को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। महादेवी वर्मा अपनी रचनाओं के आधार पर साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के अंतर्गत छायावाद को स्थापित करती हैं। जयशंकर प्रसाद काव्य कला तथा अन्य निबंधों पर अपनी बातें करते हैं। रामविलास शर्मा को छायावादी आलोचकों में आप मान सकते हैं कि उन्होंने निराला की साहित्य साधना पर बहुत प्रसिद्ध और बड़ी सम्मानित, या जिस पुस्तक की खूब चर्चा हुई है, मैंने जैसा आपसे पहले बताया है कि नामर सिंह एक ऐसा नाम है जो आधुनिक आलोचना के अंतर्गत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उन्होंने छायावाद नाम की जो पुस्तक है 1954 में उनकी पहली पुस्तक आई और आज सतत वो काम कर रहे हैं। छायावाद के अंतर्गत उन्होंने पूरे छायावाद के कवियों सहित और हरिऔध सहित रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक को लेकर के एक ठोस उदाहरणों के साथ हमारे सामने बात करते हैं, जो एक आलोचना को एक सशक्त माध्यम देते हैं। नंदुलारी वाजपेयी जी ने जयशंकर प्रसाद और कवि निराला पर खूब लिखा। अब मुक्तिबोध को वैसे हम प्रगतिवादी मानते हैं, लेकिन आप सब लोगों को पता होगा कि मुक्तिबोध ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी पर 20 वर्ष काम किया, एक बड़ा संशोधन है। और उन्होंने कामायनी एक पुनर्विचार नाम की पुस्तक हमारे सामने दी। छायावाद और नई कविता का एक उनका प्रसिद्ध निबंध है स्वतंत्र, उसे हमारे सामने लाते हैं। नागार्जुन जो है हमारे पास आते हैं और नागार्जुन जी ने निराला एक युग एक व्यक्ति पर लिखा। गंगा प्रसाद पांडे महाप्राण निराला, जानकी मंगल शास्त्री जी ने निराला से नाम से कविता लाई। तो ऐसे जो जैसे मैंने आपसे कहा कि इन आलोचकों, स्वतंत्र जो आलोचक हैं, उनके साथ साथ इन आलोचक कवियों की बात हमें हमारे सामने रखनी चाहिए और उसी समय पर जो हमारे सामने बातें आती हैं वो आप यह समय आते आते 1936 तक समाप्त हो जाता है और 1936 के बाद 1936 में एक सम्मेलन प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में होता है और वहाँ से प्रगतिवाद की शुरुआत होती है। आप सब जानते हैं प्रेमचंद जी प्रगतिवाद के या प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सभापति थे वो, और प्रगतिवाद आप जानते हैं कि मार्क्सवाद से प्रभावित है
मार्क्सवाद क्या है, मैं पहले वो क्लियर करूं, फिर अपने कविताओं पर आते हैं। मार्क्सवाद एक प्रतिबद्ध दर्शन है, सर्वहारा वर्ग के प्रकारांतर से समस्त समाज के हितों से जुड़ा हुआ एक क्रांतिकारी एवं प्रयोजनमुखी दर्शन है। मार्क्स के अंतर्गत मात्र निम्न मध्यम वर्ग ही, सर्वहारा वर्ग ही नहीं है, वो तो है ही, उसके साथ साथ दलित, नारी चित्रण, जो समाज का वो तबका जो बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है, उसकी मार्क्सवाद बात करता है, उसी के अंदर प्रगतिवाद की बात की जाती है। लेकिन एक मार्क्सवाद के अंतर्गत एक बड़ी गलत फहमी फैला रखी है लोगों ने कि मार्क्सवाद जो है कलात्मकता का विरोध करता है और मात्र कथ्य को ही वो प्रतिमान मानेगा, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन यह बात सही नहीं है, क्योंकि मार्क्सवाद भी कलात्मकता को महत्व तो देता है, लेकिन उस कलात्मकता, कैसी कलात्मकता को महत्व देता है, जिसके अंतर्गत कथा श्रेष्ठ हो, ऊंचाई हो, एक ऐसा कथ्य उठाएं जो ऊंचा हो, सतह से ऊंचा हो, और उसके अंदर फिर कला आए, तो जो एक बात हमारी आगे बढ़ेगी और सुंदरता मानी जाएगी। आपका कथ्य बहुत नीचा हो, फिर आप उसे अलंकार, उसे छंद या तमाम भाषा से या अलंकारों से आप सजाएं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मार्क्सवाद जिस कला का विरोध करता है, वो ऐसी कला का विरोध करता है जहाँ शुद्ध कला हो, कथ्य हो ही नहीं, उसका भी विरोध करता है। कार्ल मार्क्स जो है जिस शैली का विरोध करते हैं, वो आडंबरता का विरोध करते हैं, स्थूलता का विरोध करते हैं, वाकजाल का, उपदेशात्मकता का, उलझाव, भावुकता, उबाऊपन से उन्हें सख्त नफरत है। तो एक तरफ, दूसरी तरफ भाषा के परिष्कार, प्राचीन शब्दों और मुहावरों की तलाश, नई व्यंजना, नई रूप आदि शैली का गुणगान करते हैं, एक रसता का विरोध करते हैं, और इन विरोधों का करते करते जो है ये बातें वो आगे बढ़ाते हैं। मार्क्स अलंकारों के प्रयोग को शैली में ताजगी आती है, ऐसा वो मानते थे, इसलिए कभी उन्होंने कलात्मकता का बात नहीं की। प्रगतिवाद या मार्क्सवाद के अंदर जिन हिंदी कवियों की बात की जाती है, उनमें से मुख्य रूप से आप निराला को ले सकते हैं, पंत को ले सकते हैं, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, या आधुनिक कवियों में जो है कुमार विकल, धूमिल को भी आप ला सकते हो और उनकी कविताओं में प्रगतिवाद को देख सकते हैं। गुजरात के प्रसिद्ध कवि सुल्तान अहमद का आप नाम ले सकते हैं, जो प्रगतिवाद से, प्रगतिबद्धता से जुड़े हुए हैं। और इसके अंतर्गत, इन कविताओं के अंतर्गत, यानी प्रगतिवाद के अंतर्गत जिन बात की गई, उसके अंतर्गत शोषक के प्रति एक विद्रोह, जिसका शोषण हो रहा है, जो शोषित है, उसके प्रति प्रेम, और इसी के साथ साथ जो है ये बातें आती हैं। मैं अपनी बात को जल्दी से पूरा करने की कोशिश करूंगा। देखिए आप, तो जैसे हम लोग देखें कि जैसे उनकी कविताओं, छायावाद की कुछ कविताओं के जो है अपने मार्क्सवाद की कुछ कविताओं में देखें, कुछ उदाहरण देखें, और उस इन जो आलोचनाएं, जो प्रसिद्ध आलोचनाएं आती हैं हमारे सामने, उनका अपने नाम रखें। तो जिनका नाम लेंगे उनमें जो आलोचक हैं, जनेश्वर वर्मा, हिंदी काव्य में मार्क्सवादी चेतना, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। धर्मवीर भारती ने प्रगतिवाद, एक समीक्षा पर बात की। नामवर सिंह की कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों पर बात करते हैं। तो मुक्तिबोध एक मार्क्सवाद के प्रसिद्ध मार्क्सवादी हैं, और उन्होंने नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, एक साहित्य की डायरी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायन एक पुनर्विचार हमारे सामने प्रस्तुत रखते हैं। रामविलास शर्मा की प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, तो रामधारी सिंह दिनकर की मिट्टी की ओर, रांगे राघव की प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, शिवदान सिंह चौहान की प्रगतिवाद, और शिवकांत मिश्र की प्रगतिवाद, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक हैं। मित्रों, आलोचना के ऊपर मैंने और मेरे मित्र ईश्वर सिंह ने विस्तार से बातें की, लेकिन आप जानते हैं कि आलोचना एक नीरस विषय होता है, और उस विषय में आप सब लोगों ने जो ध्यान से सुना, उसके लिए हम लोग आभारी हैं। ईश्वर सिंह जो हमारे सामने जो आलोचना रखी, मैंने छायावाद और मार्क्सवाद की बात की। ये आलोचना का जो क्षेत्र है, आलोचक का काम खाली इतना सा है कि किसी कविता के अंतर्गत प्रवेश करने के लिए एक संधि देता है, और उसके अंदर पाठक को प्रवेश कराने की बात करता है, और पाठक उसे समझे। तो आलोचक का काम है रचना से जोड़ना और उसको समझाना। धन्यवाद।